दफा बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने केस की समाअत की। तोशा खाना केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। आपको बताते चले, तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने का सेशन कोर्ट का हुक्म कलअदम करार। सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर फैसला करे। हक दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने केस की समाअत की। तोशा खाना केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। आपको बताते चले, हक दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने केस की समाअत की। तोशा खाना केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस उमर फारूक की केस की समाअत, तोशा खाना केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। मजीद इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जफर इकबाल। जी जफर, आगाह कीजिएगा। खाना केस मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की 5 दरखास्तों पर फैसला जो है वो सुना दिया गया है और केस काबिल समाअत होने या ना होने से मुताबिक मामला जो है वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया गया और केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। जबकि जज हुमायूं दिलावर ही इनका केस सुनेंगे, क्योंकि नीचे ट्रायल लोअर कोर्ट में ट्रायल जारी है और तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने से सेशन कोर्ट का फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है। और दूसरी जानब तोशा खाना से मुताल्लिक केस में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज उन्होंने दलाइल जारी रखे और वो पेश हुए थे और चेयरमैन पीटीआई की जानिब से वकील न्याजी जो है वो अदालत में हुए थे और चेयरमैन पीटीआई के वकील ने अदालत से सजा की कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आर्डर का इंतजार कर लें और केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समाअत हैं, जिस पर जज हुमायूं दिलावर का कहना था कि मैंने आज का टाइम दिया था और इलेक्शन कमीशन अपने शुरू कर दिया और वकील ख्वाजा आरिफ की मर्जी वो दलाइल देते हैं या नहीं देते। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगर देखा जाए, जिस तरह के पहले बेंच बना था और अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी था, तो उस हवाले से हाई कोर्ट को ही उन्होंने वहाँ से जब तक फैसला नहीं आता तो इस दरखास्त देते हैं, लेकिन बाद में उस पर एक नया जो है वो बेंच भी बन गया था और सुप्रीम कोर्ट तोशा खाना केस में हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने तोशा खाना केस रोकने की चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जो है वो निपटा दी और दरखास्त वापस बुनियाद पर निपटाएगी। और इस फैसले में ये लिखा गया कि यकीन है कि मातहत अदालत जो है कानून की पासदारी करेंगे और वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कानून के मुताबिक केस मुंतकिली की दरखास्त के दौरान ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं दे सकती। चेयरमैन पीटीआई ने केस मुंतकिली की दरखास्त हाई कोर्ट में दायर कर रखी थी। अब जो ये फैसला आ चुका है तो अब जो मेरी कानूनी माहिरीन से बात हुई है उनका यही कहना है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसका फैसला दे दिया है तो अब ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो है वो उनकी जो 5 दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद कर दी हैं, तो अब ये एक नई प्ली बन चुकी है पीटीआई चेयरमैन के लिए कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएं और नया बेंच की तश्कील दे दिया गया है। तो अब ये जो मामला है कि ट्रायल कोर्ट को रोका जाए, जो ट्रायल जारी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दोबारा से जो बेंच बना हुआ था जो अब दोबारा से बन चुका है, यही अफरीदी जो थे जज उनकी सरबराही में बेंच था, अब दोबारा से नया जो बेंच बना है उनमें जो है मुशर्रफ हलाली हैं और इसके अलावा हसन रिजवी साहब हैं, दोनों जजेस, 3 रुकनी बेंच है। और अब ये मामला जो है दोबारा से इस बेंच को जाएगा क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो अपील करेंगे कि जो तोशा खाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुमायूं दिलावर साहब जो केस की समाअत कर रहे हैं इसके ट्रायल को रोकने के लिए उसमें इम्तना जारी किया जाए। तो अब दोबारा से जो है वो दरख्वास्त जो है वो दायर की जा सकती है या जो दरख्वास्त पहले थी जिससे जो दरख्वास्त निपटा दी गई थी उसको री ओपन भी करने के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है, क्योंकि संबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है अब इस दरख्वास्त को सुन सकती है और उस पर दोनों तरफ के दलाइल होंगे और काबिल समाअत होने दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत होने के लिए दलाइल जब मुकम्मल होंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि जो डिस्ट्रिक्ट जो लोअर कोर्ट है उनको जो है वो ट्रायल पे स्टे आर्डर दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो 5 दरखास्तें जो थी हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनका फैसला आ चुका है और उनकी दरखास्तें जो है पीटीआई चेयरमैन की मुस्तरद हो चुकी है। जी जफर इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया। तोशा खाना फौजी
काबिल समाअत होने का सेशन कोर्ट का हुक्म कलअदम करार। सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हक दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने केस की समाअत की। तोशा खाना केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। आपको बताते चले हक दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने केस की समाअत की। तोशा खाना केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। कोर्ट का हुक्म कलअदम करार। सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर फैसला करे। हक दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने केस की समाअत की। तोशा खाना केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने का सेशन कोर्ट को हुक्म कलअदम करार। सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर फैसला करे। हक दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने केस की समाअत की। तोशा खाना केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आपको बताते चलें दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने केस की समाअत की। तोशा खाना केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अहम तरीन अपडेट आपको दे। तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने का सेशन कोर्ट का हुक्म कलअदम करार। सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर फैसला करे। हक दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने केस की समाअत की। तोशा खाना केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। हक दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने केस की समाअत की। तोशा खाना केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। आपको बताते चले तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने का सेशन कोर्ट का हुक्म कलअदम करार। सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हक दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने केस की समाअत की। तोशा खाना केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने का सेशन कोर्ट का हुक्म कलअदम करार। सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर फैसला करे। हक दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने केस की समाअत की। तोशा खाना केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। आपको बताते चले हक दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने केस की समाअत की। तोशा खाना केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सेशन कोर्ट का हुक्म कलअदम करार। तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने का सेशन कोर्ट का हुक्म कलअदम करार। सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर फैसला करे। हक दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने केस की समाअत की। तोशा खाना केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। हक दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने केस की समाअत की। तोशा खाना केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। आपको बताते चले तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने का सेशन कोर्ट का हुक्म कलअदम करार। सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर फैसला करे। हक दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने केस की समाअत की। तोशा खाना केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने केस की समाअत की। तोशा खाना केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अहम तरीन अपडेट आपको दे। तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने का सेशन कोर्ट का हुक्म कलअदम करार। सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हक दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं हुकूमती इत्तेहादियों ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामजदगी का इख्तियार शहबाज शरीफ को दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेहादियों का फैसला। शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार।
PDM और इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म को अपोजिशन लीडर के निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत की भी मंजूरी दे दी। आपको बताते चले, शहबाज शरीफ को इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेहादियों का फैसला, शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। PDM और इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म को अपोजिशन लीडर के निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत की भी मंजूरी दे दी। आपको बताएं, वज़ीर आज़म के लिए नामजदगी का इख्तियार शहबाज शरीफ को दे दिया गया। हुकूमती इत्तेहादियों ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामजदगी का इख्तियार शहबाज शरीफ को दे दिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 14 साल की बच्ची को जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, एक नाबालिग लड़की मासूम बच्ची से, हर एक इंसान साहिब औलाद है, सबके जो है वो दिल वो आंसुओं से रोते हैं कि कैसे कोई इस तरह कर सकता है। मासूम बच्ची को कौन किस तरह जो है कोई इस तरह मार सकता है। और फिर आपने देखा कि कोई इंसाफ जो है उस बच्ची को नहीं मिला। हमारे मुल्क में आपने देखा कि छोटी छोटी चीजों में सुओ मोटो नोटिस लिए जाते रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पर बड़ी मिसालें मौजूद हैं। अगर किसी को रेस्टोरेंट में कोई फैमिली के साथ गया, खाना नहीं मिला, उसमें भी सुओ मोटो नोटिस हमने देखे हैं। ट्रैफिक में चलते हुए भी लोगों को सुओ मोटो नोटिस हमने देखे हैं। वो साकिब निसार साहब से एक जल्लाद पाकिस्तान, वो जहां जहां गुजरते थे बस सुओ मोटो नोटिस और सुओ मोटो नोटिस। लेकिन इस मासूम नाबालिग बच्ची पे जो बेईमाना तशद्दुद हुआ उस पे सुओ मोटो नोटिस अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। और मैं समझता हूं, मेरी गुजारिश होगी तमाम आला अदालतों से कि उस मासूम बच्ची को इंसाफ दें, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी लिख रही है। हमारे पास मुआशरे में जातियां होती रहती हैं, हम उस पर आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया अब आपका मिसाल दे रही हो तो फिर मैं समझता हूं कि ये चीज नामुनासिब है कि हमारे वो इदारे जिनका ये आईनी काम है कि आप का जो डोमेन है और आपके अपनी वो इदारे के लोग वो उसको काम में मुलविस है। एक जज साहब की फैमिली, जज साहब की बेगम साहिबा ने एक मासूम बच्ची को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। क्यों? वो कानून से बालातर है। आप देख रहे हैं कि इमरान खान को जिस तरीके से आज भी लाडले के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, वो क्यों कानून से बालातर है? पाकिस्तान की हिस्ट्री में कब हुआ है कि किसी ने गिरफ्तारी को रजिस्ट किया हो? पाकिस्तान की हिस्ट्री में कब हुआ है कि किसी ने पुलिस पे पेट्रोल बम फेंके हो गिरफ्तारियों पर? पाकिस्तान की हिस्ट्री पे कब हुआ कि कोई शख्स अगर एक दिन के लिए गिरफ्तार हो जाए तो मुल्क में आग लगा दी जाए, मुल्क के अहम इदारों को नुकसान पहुंचाया जाए, उन अहम इदारों के खिलाफ बेहुदा किस्म की सोशल मीडिया की पे मुहिमें चलाई जाए, अपने इदारों के खिलाफ, अपने फोर्सेस के खिलाफ? ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कब हुआ है? तो मैं समझता हूं कि निहायत ही शर्मनाक वाकया है, निहायत ही अफसोसनाक वाकया, और मैं अपील करता हूं कि फौरी तौर पर सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। जिस तरह आप कभी पुलिस की पोस्टिंगों पे सीसीपीओ की पोस्टिंगों पे आप सुओ मोटो नोटिस लेते हैं कि भाई आप ट्रांसफर पे महंगा बाकी चीजें लेते हैं, ये आपका मेन आपका डोमेन ये है। उसके साथ आज एक अहम दिन है, आज सौदाए पुलिस का दिन है। हमारी पुलिस ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। सबसे ज्यादा रिस्क हमारी पुलिस जो है रोजाना की बुनियाद पर अपनी जान हथेली पर रखकर, जो कि ट्रैफिक सिग्नल पे भी खड़े होते हैं, जो कि मस्जिदों के बाहर खड़े होते हैं, जो कि आपकी हमारी सिक्योरिटी पे ड्यूटियां दे रहे होते हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर बैठे होते हैं। हम उन पर बहुत तनकीद हम करते हैं पुलिस पर अपनी, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम हमारी पुलिस रोजाना की बुनियाद पर कर रही है, हम सबको आज के दिन उन तमाम पुलिस के शोधा को न सिर्फ याद रखना चाहिए, लेकिन उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए और अपनी उस पुलिस को ये पैगाम देना चाहिए कि हम अपने पूरी कौम
अपनी पुलिस के साथ, अपनी रेंजर्स के साथ, अपनी आर्मी के साथ, अपनी एफसी के साथ, अपनी नेवी के साथ, अपने एयरफोर्स के साथ, अपने तमाम उन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ जो जवान आपके और हमारे लिए अपनी कीमती जान, चाहे वो सरहदों पर खड़े हों, वहां से हमारी हिफाजत करें, या हमारे मुल्क के अंदर मस्जिदों के बाहर, सरकारी दफातर के बाहर, स्कूलों के बाहर जो पुलिस वाले भाई वहां पे ड्यूटियां दे रहे हैं, हमें उनको इज्जत भी करनी चाहिए और उनको जो है खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। साहब ये बताएं कि अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि वजीर आजम ने मुश्तरका मुफादाती काउंसिल का इजलास कल बुलाया है, जिसमें जो हालिया नई मरदमशुमारी हुई है उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब तक की इतलात के मुताबिक नून लीग के सिवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM और दीगर जमायतों ने इस नई मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और अब तक के कल के बयान के मुताबिक भी वज़ीर आला ने कहा कि अभी तक उन्हें एक्सेस भी नहीं है कि किस तरह ये सारा मामला हुआ है। तो पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ अख्तियार करेगी, क्या ऐसी मरदमशुमारी को कबूल करेंगे? और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इसलिए की जा रही है ताकि इलेक्शन डिले हो। देखिए, मैं एक बात वाज़ेह करता चलूं कि वज़ीर आला साहब सिंध के वज़ीर आला हैं, सिंध के लोगों से वोटों पे मुंतखब होकर वो गए हैं, तो ज़रूर वो जो भी सिंध और पाकिस्तान के मुफाद में होगा वो काम करेंगे। और अभी एक चीज़ ना मेरे सामने ना आपके सामने, अभी हम फिर मफरूज़ों में बात करें तो वज़ीर आला साहब को कल जाने दें, वो डेफिनेटली वो देखेंगे कि क्या उनके सामने रिजल्ट शेयर होती हैं, तो डेफिनेटली वही वहाँ पे बता सकेंगे। अभी हम बैठकर मफरूज़ों पे सिर्फ इफ एंड बट्स पे अगर कोई बात करें तो मेरे ख्याल से वो चीज़ ये बता दें कि माशाल्लाह सिंध असेंबली की बात आपने की, कानून साजी की बात, इसमें कोई शक नहीं कि सिंध असेंबली ने ज़बरदस्त कानून बनाए, बेहतरीन किस्म की कानून साजी की, लेकिन यहाँ पर मसला पता है ये होता है कि उन कवानीन पर अमल दरामद के लिए बायलाज बनते हैं, वो कई जो है उसके आज तक नहीं बन सके, और उन पर अमल दरामद भी एक बड़ा सवालिया निशान है। कानून तो अच्छे बनते हैं लेकिन अमल सिंध के अंदर नजर नहीं आता उन पर। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपकी बात कहीं हद तक ठीक है कि कुछ जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी कोताही हो जाती है, लेकिन देख कानून का मौजूद होना, असेंबलियों का काम क्या है? जो असेंबली मेंबर वोट लेकर आता है उसका काम है कि अपने इलाके के लोगों के लिए कानून साजी करना। हमारे पास आपकी जर्नलिस्ट सेफ्टी के बिल्स भी इसी असेंबली ने पास किए, हमारे पास चाइल्ड लेबर पे, खवातीन को एम्पावरमेंट करने पे बिल भी सिंध असेंबली ने पास किए। हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून साजियां की गई हैं और उसमें मैं समझता हूँ 90% पे अमल दरामद हुआ। अगर कहीं 5-10% रह गए हैं तो डेफिनेटली हुकूमत का काम है और उन इदारों का काम है तो जो कानून साजी की जाए, जो कानून बनाए जाए, उस पर मनोमन अमल किया जाए ताकि लोगों को उसके समरात दिए जाए। आपके स्टूडेंट्स यूनियंस पे पाबंदी भी जो है वो इसी असेंबली ने जो है उस पर बिल पास किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीजें जो रह गई हैं उनको भी ये हुकूमत जो है वो अवलीन तरजीह से ये बताइएगा कि आज में JUI ने बहुत बड़ा जो है मुकाबला शुरू किया है। कहाँ पे? पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत क्यों ये इससे मौके फराहम करती है मुखालफिन? देखिए, मेरी बात सुने, ये कारूंजर का मैं MP रह चुका हूँ, कारूंजर का ये MP मेरे साथ खड़ा हुआ है, सुमरो साहब, ठीक है ना। तो ये पीपल्स पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि कारूंजर जबल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, उसके हिफाजत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हाँ जिन लोगों को और कोई मुद्दा मिलेगा नहीं तो वो सियासत करने के लिए कोई कहाँ पहुंच जाए। चलो इसी बहाने से कुछ साहबान कारूंजर जबल घूम के आ गए, ठीक है, वहाँ कहीं खाना खाया होगा, किसी होटल में कोई उन्होंने चाय वाय पी होगी, तो अच्छा है कारूंजर के लोगों के लिए कोई और अच्छे मौके मिले। इसी तरह ये मुस्तकिल तौर पर जाए, ये सिर्फ सियासत चमकाने के लिए पार्टियां वहां ना जाए, मुस्तकिल तौर पर कारूंजर जाए। कारूंजर जो वो सिंध का दिल है। मैं ऐड करूं? हाँ जी, सुमरो साहब, थैंक यू। देखें, कारूंजर पे जैसे आपने बात की तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे शर्जील साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने किस तरह से उसकी प्रिजर्वेशन की बात तो जैसे आपने कही, लेकिन हमने उस प्रिजर्वेशन के वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू। असेंबली ने रिकॉर्ड कानून साजियां की हैं। हुकूमत ने सिंध ने इस बार इनकलाबी काम की।
आगे बढ़े और आपको बताएं, नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन हुए तो आम इंतखाबात ताखीर का शिकार होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन के लिए 7 माह मांग लिए। जराये के मुताबिक 4 माह में नई हल्का बंदियों और 3 माह इंतजामी अमूर के लिए दरकार। 2017 की मर्दमशुमारी पर इंतखाबात की सूरत में इलेक्शन कमीशन 3 माह में इलेक्शन करवाने पर तैयार है। चेयरमैन पीटीआई के 3 घरों में 5 लाख का फर्नीचर और 4 बकरियां असासों में जाहिर। तोशा खाना से लिए गए तहाइफ को इलेक्शन गोशवारों में शामिल नहीं किया गया। चेयरमैन पीटीआई की चोरी पकड़ी गई। रियासत मदीना के दावेदार के पास कोई जवाब नहीं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अतातारट की मीडिया से गुफ्तगू। इस बात से बचने के लिए कि तोशा खाना के तहाइफ ना देना पड़े, अपने गोशवारों में 1 तोला सोना डिक्लेयर नहीं किया। एक और मजे का खेज बात जो इनकी टैक्स रिटर्न में सामने आई है वो ये है कि 3 घर हैं और फर्नीचर 5 लाख का है। मुझे कोई पाकिस्तान का घर बता दें। और जो इनके घर की तस्वीरें आती हैं वो शहाना फर्नीचर, बड़ा आला मियार का फर्नीचर जिस पर बैठ के मीटिंग्स करते हैं। 1 कमरे का फर्नीचर 15 से 20 लाख का होगा। 3 घरों का फर्नीचर 5 लाख का डिक्लेयर किया है। या तो ये खुद बेवकूफ हैं या ये अवाम को बेवकूफ समझते हैं। बड़के मारना, 2 झंडे लगा के रियासत मदीना की बातें करना, दीन के हवाले देना, इस्लाम के हवाले देना, और करतूत ऐसे हैं कि 4 बकरियां, 1 तोला सोना नहीं और 5 लाख का फर्नीचर। ये दुनिया का वाहिद ठग और नौसरबाज है जिसकी रिटर्न ऐसी निकली है। पाकिस्तान के किसी हुक्मरान की ऐसी रिटर्न नहीं है। इस पे चोरी के धब्बे हैं, इस पे हराम के धब्बे हैं और इस पे फ्रॉड के धब्बे हैं। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद में। वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। इस पार्लियामेंट पर और हुकूमत पर काबिज था, उसने ये जो मीडिया कॉर्नर था इसको बंद रखा। फाशिस्ट एक मुल्क पे मुसल्लत था जो आज बड़े आज़ादी सहाफ़त और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भाषण देते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट का मीडिया कॉर्नर भी बंद किया रखा 4.5 साल। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहती हूँ। दूसरी बात, मैं आपके कैमरों के तवस्सुत से मीडिया को और पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि आज सेनेट के अंदर पेमरा ऑर्डिनेंस 2002 का अमेंडमेंट बिल 2023 पेश हुआ। ये बिल 11-12 माह की तवील मुशावरती मुद्दत से गुजरा है। इसमें पाकिस्तान की तमाम नुमाइंदा मीडिया की जो तंजीमें हैं उन्होंने अपनी राय दी है, अपनी इनपुट दी है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ और इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने थ्रू आउट मेरी मुआवनत की, मेरी रहनुमाई की और एक ऐसी कानून साजी जो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको तक़वियत देती है। आज सेनेट में जब ये बिल पेश हुआ तो जो ऐवान के उस तरफ बैठे हुए मेंबरान थे, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द सेनेटर्स, उन्होंने इस बिल के ऊपर बात करना चाहिए। पहले तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि इसकी कितनी शिकें हैं जिनमें तब्दीली की जा रही है और वो अमेंडमेंट्स किस तरह इसको एक डिक्टेटर के कानून से, जो 2002 का मुशर्रफ का कानून था पेमरा ऑर्डिनेंस, उसको किस तरह ये एक जमहूरी कानून बनाती है। इस कानून के तहत जो एग्जिस्ट करता है 2002 का, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मीडिया नहीं चला सकता जब तक कि उसका मौक़िफ़ ना हो और या वो शख्स जिस पे इल्ज़ाम या जिसकी खबर हो वो प्रूवन एज गिल्टी ना हो। और उसकी सिवियर एक्यूजेशन के ऊपर भी मुख्तलिफ शिकें मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो एक अमेंडमेंट है इसमें कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक तफसीली, मैंने पहले भी अपनी प्रेस टॉक में भी इसकी डिफ्रेंसिएशन बताई है कि इसमें गलती की गुंजाइश रखी और इख्तियार एक वाहिद शख्स चेयरमैन पेमरा से लेकर इसको अथॉरिटी और फिर काउंसिल ऑफ कंप्लेन, और काउंसिल ऑफ कंप्लेन के अंदर भी मीडिया वर्कर्स, मीडिया जर्नलिस्ट और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स को नुमाइंदगी दी गई है। तो बात ये थी कि वहाँ ये और अमेंडमेंट एक और भी थी कि कंटेंट फेडरल गवर्नमेंट चलाएगी तो वो नैरेटिव इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का नहीं होगा। तो मैंने उनको बताया कि ये कंटेंट कोई हम अपना नैरेटिव नहीं देंगे, वो कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है, उसकी सिर्फ सालाना रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी। तो मुझे ये लगा, ये तासुर आया सेनेट के अंदर जब मैंने पूरी बहस की कि इस बिल को पढ़ा नहीं गया और 15-20 दिन ये रहा
पब्लिक डोमेन में, और उससे पहले भी ये पब्लिक डोमेन का बिल था, ये हर वक्त मुशावरत पब्लिक होती रही, मैं इसको शेयर भी करती रही जिन लोग के साथ मुशावरत हो रही थी। तो अब मैंने खुद गवर्नमेंट ने ये, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जहाँ इसको PRA ने, तमाम नुमाइंदा जमात तंजीमों ने, मीडिया की, पार्लियामेंट ने, नेशनल असम्बली ने, सब ने यूनानिमसली, नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी जहाँ तमाम जमातें मौजूद हैं, उन्होंने यूनानिमसली इसको पास किया। मैं ये चाहती हूँ कि ऑनरेबल सेनेटर्स का भी इसमें राय आए, इसमें इनपुट आए। बिल इसमें ये एक कानून साजी एक संजीदा अमल है और इसको मुतनाज़ा मैं नहीं बनाना चाहती, क्योंकि ये एक पूरे प्रोसेस से 12-13 महीने बिल गुजर कर आया है। इसलिए मैंने ये आज चेयरमैन सेनेट को दरख्वास्त की कि आप इस बिल को सेनेटर्स की राय लेने के लिए, हालांकि फुल हाउस था, वहाँ राय आ सकती थी, सेंस ऑफ द हाउस भी आ सकता था, लेकिन एक प्रोसेस को मुकम्मल करें ताकि इसके ऊपर किसी किस्म का एतराज़ ना आए और इसको एक डिस्कशन के थ्रू स्टैंडिंग कमेटी सेनेट को भेज दे। तो चेयरमैन सेनेट ने मेरी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी की, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया है। ये दौर वो दौर नहीं है जब चलते प्रोग्राम बंद हों, जब मुल्क के वज़ीर आज़म को प्रेडेटर कहा जाए और चलते चैनल्स बंद हो जाएं, सहाफ़ियों के पेट में गोलियां लगें, उनकी पसलियां टूटें, उनकी नाक की हड्डियां टूटें। और मैं ये भी समझती हूँ कि इस पूरे बिल के प्रोसेस को मज़ीद तक़वियत देने के लिए हमने इस बिल को आज स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द सेनेट में भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत, चाहे वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हों, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे वो मरियम नवाज़ हों, चाहे वो हमज़ा शहबाज हों, मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत, अपोजिशन की फ्रंट रोज़ ने इज़हार राय के जो गला घोंटा गया 4.5 साल, उसका डब्बा लेकर, कनस्तर लेकर या बाल्टी मुंह पे डालकर मुकाबला नहीं किया, बल्कि सर उठाकर बहादुरी के साथ मुकाबला किया। और मैं बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ जिसका मैं बाहर सड़कों पर बैठकर एहतजाज करती रही, मैं उस कानून साजी का हिस्सा नहीं बना सकती। इसलिए तमाम सेनेटर्स की जो राय है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, और जितनी राय इसमें आए, लेकिन राय कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, वो कानून साजी को बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए, बराए मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक संजीदा बिल है जिसने पूरा रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म ऑफ पेमरा जो एक रेगुलेटर है, क्योंकि अब दुनिया जो है वो को रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन की तरफ मूव कर रही है, उसी तनाज़र में पूरी दुनिया के कवानीन को देखते हुए, प्रैक्टिसेस को देखते हुए इस कानून में भी तरमीम की गई थी। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैंने चेयरमैन सेनेट को दरख्वास्त की है कि ये बिल, मैंने मुखालफत नहीं, बिल बाकी भी पास हो रहे थे जो पास हो सकते थे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पार्लियामान की कानून साजी का प्रोसेस जो है सेनेटर्स की राय आनी चाहिए और वो इस के पूरे उसको भी कंप्लीट करेगी, और उसी स्पिरिट से मैंने ये बिल जो है वो दरख्वास्त की है चेयरमैन सेनेट को कि वो इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दें। नहीं जी, इसमें चेयरमैन सेनेट ये इख्तियार रखते हैं कि वो किसी को भी कायम मकाम, मेरा ख्याल है इंफॉर्मेशन स्टैंडिंग कमेटी के तो जो सेनेट के चेयरमैन है वो भागे हुए, मफरूर हैं, मिल नहीं रहे, लापता भी हैं, मुझे नहीं पता किधर हैं, कहीं नमूदार होते हैं, कभी कभी कहीं आते हैं, लेकिन ये बिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका कोई इसमें डिले नहीं हो सकता। तो चेयरमैन सेनेट ये इख्तियार रखते हैं कि वो कमेटी के मेंबर्स में से, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उनमें से किसी को भी कायम मकाम चेयर उस कानून साजी के लिए बना सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, PRA ने बड़ी जद्दोजहद की और इसके लिए तशरीफ रखें, आप कहीं नहीं जा सकते यार। तनख्वाहों का मसला है वो कैमरा की डोमेन में आना चाहिए, और जो तनख्वाहें अदा नहीं करते हैं उन पर पाबंदियाँ लगनी चाहिए। ये बिल जो है वो पिछले दौर में भी कोशिश की गई, लेकिन ये खुश आइंद है कि इस दौर में ये बिल मंजूर होता है। लेकिन हमारा एक मुतालबा पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन का ये भी है कि जहाँ दीगर तंजीमों को आपने नुमाइंदगी दी है इस बिल में, वो कि वोटिंग राइट नहीं दिया, तो PRA को भी वो नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। जब ये बिल कायमा कमेटी के पास जा रहा है तो काइंडली इस बात, पहली बात तो बेजाद साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आपने PRA ने, जैसे मैंने पहले कहा कि बड़ी मेरी रहनुमाई की है इस बिल को बनाने में, तो मैं एक बात बता दूं कि ये किसी तंजीम के नाम से इसके अंदर नुमाइंदगी नहीं है। अगर आप कहें कि PBA का नुमाइंदा है तो ऐसा नहीं है, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव है,
اور اسی طرح جو میڈیا ورکر ہے یا جرنلسٹ ہے وہ کسی پریس کلب یا کسی نمائندہ جماعت سے ایک آرگنائزیشن سے نہیں ہے بلکہ وہ میڈیا ورکر اور میڈیا جرنلسٹ ریپرزینٹیٹیو اس قانون کے اندر یہ ورڈ استعمال کیا گیا. تو آپ کی نمائندگی وہ جو اتھارٹی کاؤنسل آف کمپلین ہے وہ اس کو جو بھی جس سے بھی متعلق یہ معاملہ ہوگا اس کو بلا سکتے ہیں. یہ بل بڑا ورکر کو تحفظ دیتا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کے ٹینیور میں انشاءاللہ یہ بل پاس ہو کے قانون بن جائے. دیکھیں یہ تو میری نیت میرا مقصد جو سینسرشپ جو اختیار چیئرمین کا جو ہم نے بھگتا ہے وہ موجودہ حکومت جو اپوزیشن ہے انہوں نے نہیں بھگتا. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو چیئرمین پیمرا قانون یہ اجازت دیتا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کی تقریر کو بند کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم نے اس پروسیس سے گزرے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے پیچھے اچھی نیت ہے, پیمرا کی ریسٹرکچرنگ اور ریفارم کی نیت ہے اور انشاءاللہ یہ بل سینٹ سے پاس ہوگا اور قانون بنے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوچھو کہ معیشت کیوں بحال نہیں ہوئی یا معیشت کیوں بدحالی کا شکار ہے, کیوں مہنگائی ہوئی, کیوں IMF کے پروگرام میں گئے, کیوں سخت شرائط پر IMF کا پروگرام سائن کیا, کیوں وائلیٹ کیا, کیوں سسپینڈ کرایا. تو جواب ملتا ہے میرے پاس اچھی معاشی ٹیم نہیں تھی. ان سے پوچھا جائے کہ 190 ملین کا کیا معاملہ ہے تو کہتا ہے مجھے کیا پتا, میری کابینہ سے پوچھ لیں. پھر کہا جاتا ہے کہ جی وہ توشہ خانہ کی گھڑی, اس پہ آ گیا جواب کہ جی وہ میرے MS جو تھے وہ خرید و فروخت کرتے تھے. تو جس دن یہ پہلے دن ڈبہ لے کر کنستر لے کر بالٹی لے کر منہ پہ ڈال کر عدالت میں آیا تھا اس دن پاکستان کی عوام یہ
Council, Pakistan has embarked on different nation-building projects. NASTEP is a mega initiative in the same direction and of national strategic importance. In order to give further detail about Project NASTEP, I request Dr. Liaqatullah Iqbal to kindly brief the august audience. Dr. Liaqatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Prime Minister of Pakistan, Excellency, worthy Chief of the Army Staff, Sir, worthy Chief of the Air Staff, Sir, Federal Ministers, distinguished guests, august audience, and our very beloved brothers and sisters from the allied countries, especially mention of China, Turkey, and other countries. Sir, on your behalf, I'm going to welcome all these allied country guests who have traveled all the way from their countries to just be part of this ceremony with us. Ladies and gentlemen, I'm Air Commodore Dr. Liaqat, and I have the privilege as a CEO NASTEP to make this presentation to this august audience. If I may also put the things in perspective, it's my privilege to call myself as a graduate of Pakistan Military Academy, Pakistan Air Force Academy, United States Air Force Academy, as well as GIKI and the Purdue University. So it will be deep honor and privilege to present to you this presentation in a very short amount of time with a wealth of information. Sir, my presentation sequence is flashed on the screen. I will take you in the past to give you perspective of where we started, how did we renew it under the current Pakistan Air Force leadership, and where we have reached, and will only be able to share a very small part of it. And we look forward to having you again with more details to follow, inshallah. Sir, it is our honor and privilege within Pakistan Air Force to have the historic mandate from none other than Father of the Nation during his historic maiden visit to the Pakistan Air Force Academy, then a Royal PAF School on 13 April 1948, and he gave us a very important mandate. And the black text is very well known to us, but the text highlighted in blue is generally less known. He charged us to remember that we will attain glory only through self-reliance. And ladies and gentlemen, this has been the mandate given to the Pakistan Air Force leadership that then embarked upon setting the right direction and pace for the country. Technically, we established a lot of weapon system management directorates. We established several institutions, training centers to impart the requisite trainings, and we also established small R&D centers to mitigate the effects of exorbitant prices, obsolescence, and so on. Sir, we have also established a formal and a major MRO program in 1973 in Tamra in the form of Pakistan Aeronautical Complex. These institutions and organizations attained the ISO certification, and under the leadership, Pakistan's MRO program has come long ways. Sir, I'm happy to submit that we have gained the capability of MRO of all kinds of aircraft, engines, and systems, and there's a huge capability that has been gathered in this particular domain. So leadership of Pakistan, the Air Force, has followed the direction given by the Father of the Nation to pursue self-reliance. Ladies and gentlemen, Pakistan Air Force has thus acquired tremendous MRO and manufacturing capabilities. When I come on to the second domain of self-reliance, it is in the category of co-production, design and development. We started our first co-production program in the Ka trainer aircraft with China, and subsequently we started our flagship JF-17 Thunder co-design and development program with China as well. In parallel, we also started to establish the R&D centers to continue to develop the indigenous capabilities, and a significant growth in the qualified HR has been noticed in the past. However, most of the joint programs that we started with the design and development in mind, they eventually culminated as co-production
code production programs, because, ladies and gentlemen, achievement of the design level is an extremely uphill as well as a complex task. But fortunately, we have to remember that we have been able to get overall, PFS has been able to achieve the great MRO capability, and design level capability is required and wanting to go to the next level. Fortunately, sir, with the current Pakistan Air Force leadership, we got the renewed direction, and we started to bring together a very competent team comprising more than 30 PhD qualified officers of Pakistan Air Force. We also co-opted members from the industry and national landscape in the various specialized domains to assist us where we required those capabilities. Chief of the Air Staff gave us the grand objectives which are flashed on the screen. First and foremost important is the growth of aerospace and IT industry. Secondly, another core objective is to gain the design level, which is the required step to be able to become an OEM. Also directed to consolidate the existing PF organic setup. So a step-by-step, but a fast-paced approach was to be undertaken as directed to formulate those documents that were critically required to make this leap forward. Those documents included a very comprehensive concept document. It also included the technology development roadmaps and the implementation strategy, as well as the formulation of detailed procedures. And sir, in the interest of time, I will not be able to go over the more details. I will just flash the contents of these documents just to give you an idea that how men and women of the Pakistan Air Force and national team members have been contributing to this tremendous effort. This will only be able to give you an idea of how much of effort has gone into it that has helped us see the day that you will experience today, inshallah. So overall, PF leadership set the target to achieve indigenous design level capability with a focus on growth of aerospace and IT industry. As I mentioned, I will only briefly go through the contents of these documents that are formulated to just give the audience an idea of how much work has been undertaken. The concept document, it comprises more than 8 volumes as well as 64 chapters, and these volumes have different types of information required to contemplate the projects of this magnitude. First and foremost, we took the concept document review part of it, which gives us an overview of the concept formulation process. We then moved on to the various industry related forecasts from the IT and aerospace to see how the global trends are progressing. We then also started to analyze what is the capability within Pakistan Air Force, tri-services, and academia and other institutions. Having done the stock taking, we also did the analysis of what the global community is doing to progress their industries. And finally, we brought together this concept of NASTAP, that part of it will be shared with you by me today. Because we knew that this will be a huge undertaking, a very prolific 6th volume only talks about the planning part, that how are these big undertakings will be planned. And you can see from just the sheer magnitude and number of the chapters that we dedicated with the specialists day in and out to formulate those procedures and strategies as to how we will proceed. This is again the content of the planning part. And then we also formulated the operationalization strategy. Once we have formulated how we will operationalize, because making an infrastructure, making a design center is not an end and objective. The end objective is what has been already given to us by the leadership of the Pakistan Air Force. So we made the operationalization plans. Again, these are some of the chapters from the same. So this is the complete list of 64 chapters that had gone into this prolific document that we formulated under the clear direction of the leadership of Pakistan Air Force. Next document that I want to very briefly touch upon is the technology development roadmap. This is the fundamental document that you cannot move without having a very articulated milestones and step-by-step processes. How would the core capability will be developed? And these again require very specialized people from the respective domains.
TDR leads to the systematic design and development of key technologies, and we consider it as a living document because the pace of technology and the changes of technologies have to be kept pace with, and it has to be therefore revised periodically. So, to just give you an example of what kind of technology development roadmaps we have formulated, on the top you will see the capability development in a simulators domain, and on the bottom you see the projects. And we have planned this for 10 years for more than 12 technology divisions of NASTEP and to be developed over the next 10 years. So you can imagine each of these roadmaps, how much of effort has gone into it and how they have to be implemented. Again, I will briefly touch upon the contents of this particular document. The TDR formulation process is given, then analysis of existing capabilities is again revisited, and we talk about the NASTEP systems and key technologies. What are the key technology areas that we are going to focus to gain that design level capability? We identified very important key technology areas and prioritized them to be developed in NASTEP technology divisions. And these are the divisions that are highlighted before you in which we are currently progressing. And inshallah, most of them you'll be visiting today, and in coming times, rest of them, some are being established at other places. And human resource is the linchpin for all these undertakings. So we touched upon this topic in concept document as well as in the technology development roadmaps. And again, a very pragmatic implementation plan. Sir, I would like to take just 30 seconds on this particular slide. That implementation plan is very important. We're embarking upon a journey that has to be calibrated from time to time. We have to apply mid-course corrections. So we did not plan 10 years in one go, but we planned stage-wise plan. First 2 years, we will do these projects and these technologies. Then another 4 years, this will be done. And these will be the targets for next 4 years. And that is how we formulated this implementation strategy. Last but not the least, sir, I would like to submit to you that we have also formulated very comprehensive set of documents that are going to give us the requisite procedures. Again, I'm going to just flash the categories of those procedure manuals in front of you to just give you an idea. These documents have helped us tremendously achieve what we'll be submitting to your kind self today. So, the audience might be wondering, how would these set of documents have helped this team to achieve it? As I mentioned, at the beginning there was a team, and we continue to co-op members, and Pakistan Air Force Specialists started to come in, and it gave us a complete understanding of sequencing it, in what steps and how to plan infrastructure, how to plan our human resource development, training programs, what kind of certification is required. All the homework became very clear to our team, and we were fortunate. At the end, we always say, the great blessing of Allah comes together to help us. Where are our deficiencies? He helps us and guides us to meet that. So, this was the second part. Now I'll move to the practical implementation and just give you an overview of what we have set forth under the direction of the Pakistan Air Force leadership. We started to develop 3 technoparks in Rawalpindi, Karachi and Lahore, and 1 mothership flagship project as a National Aerospace Cluster of Pakistan at Khana. Development of 3 technoparks in Rawalpindi, Karachi and Lahore has been initiated, and Alhamdulillah Rabbil Alameen, we are blessed to have the honor to witness the launch by the Honorable Prime Minister of Pakistan and the military leadership today. Concurrently, development work was started on the NASTEP Khana, and maximum support has been provided by highest Pakistan Air Force office, and work of NASTEP Alpha Division completed in 1 year and will be presented today. It is my profound privilege to acknowledge that all projects have been very closely supervised by no less than the Chief of the Pakistan Air Force. Ladies and gentlemen, now let me share with you a glimpse of how did we went on to implementing these programs. If you see in these slides, you'll find some people in blue uniform, you'll find some people in the civilian dress. These are the specialists from the aerospace, urban planning, architecture, and so many other disciplines, and they sat together in innumerable meetings to define the contours of that infrastructure and design centers that will be required to meet our requirements and achieve the design level. And sir, I'm happy to report that this team has come together, and we have been able to
prepare a very comprehensive set of master plans that will give us the design centers, training centers, and the private sector coming together on one place and creating that thriving ecosystem of the technoparks which are required for design, development, as well as innovation. Sir, to further orientate you about the project that you'll be witnessing today, this NASTEP chapter that you will be inaugurating today, and we'll have the honor to witness that, it is called NASTEP Alpha. We have chosen to call Alpha because Allah starts with Alpha. First letter of the Urdu and Arabic alphabets are Alpha. And Alpha is also very popular among the technology companies. So we chose this name to have the blessing, and NASTEP Alpha is used to number different buildings from Alpha 1 to Alpha 11. And various divisions, as have been indicated on the chart, are presented over there. This technopark is beautifully separated into 3 campuses. The first and foremost campus where we're sitting right now, this we call the private sector enclave, where the private sector companies from Pakistan as well as allied countries, training division, and so many other things are represented. The second campus that you'll be visiting is called as NASTEP Alpha Cyber, AI, and IT campus. There you will be meeting the people from the cyber, IT, and the information and software development domain. The third and the biggest campus that we have, we call it the NASTEP Alpha Aerospace Campus, where the technology divisions in the aircraft, space, and other niche technologies are represented. रावलपिंडी में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब जारी है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी तकरीब में मौजूद हैं। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह, वफाकी वज़रा, आला अस्करी और सिविल हुकाम भी शरीक हैं।